चीर के ज़मीन में उम्मीद बोता हूँ, चीर के ज़मीन में उम्मीद बोता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनामिका। और दर्शकों, किसानों का जीवन जो होता है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अगर वो थोड़ी सी जागरूकता रखें और सूझबूझ रखें तो खेती के साथ साथ अन्य तरीकों से भी बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी कुछ ऐसा ही है, पशुपालन और मछली पालन। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही हमारे बीच कुछ सफल किसान भाई भी हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे एक्सपर्ट से रूबरू कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे बीच हैं रणधीर सिंह जी, डॉक्टर रणधीर सिंह जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज जबलपुर में। साथ ही हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी कॉलेज जबलपुर से। साथ ही हैं डॉक्टर शशिकांत महाजन जी, जो कि प्रोफेसर एंड डीन है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस जबलपुर से। और साथ ही हैं हमारे बीच डॉक्टर सोना दुबे जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस NTVSU जबलपुर से। मिस्टर शिव मोहन सिंह जी, जो कि फार्म मैनेजर हैं कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस NTVSU जबलपुर से। और दर्शकों, हमारे साथ कुछ सफल किसान भाई भी हैं। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है सिंह साहब आपसे है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई होते हैं उन्हें पशुओं की जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती है उनकी बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। तो आप इस संबंध में हमें कुछ जानकारी दें। जैसा आपने जानना चाहा है, वर्षा ऋतु में बारिश होने के बाद जो फ्लोर है वो स्लिपरी हो जाता है, पानी भर जाता है, पशुओं के गिरने की संभावना बढ़ जाती है और पशु वहाँ गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद मान लीजिए ब्लड आता है वहाँ, तो ब्लड आने के बाद वहाँ पे तुरंत फ्लाई अट्रैक्ट होती हैं और फ्लाई वहाँ एग लेज करके और मैगट हो जाते हैं। मैगट वुंड की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। फिर साथ के साथ एनिमल में और ज़्यादा चोट भी लग सकती है। कई बार हमको एनिमल में फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, डिसलोकेशन भी देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अगर चोट लगती है तो तुरंत वहाँ उस जगह को साफ़ कपड़े से बांध दें और कोई भी मेडिकेटेड स्प्रे वहाँ अवेलेबल होता है तो उसका यूज़ कर सकते हैं और दर्द निवारक दवाई, इंजेक्शन या टैबलेट यूज की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं में या पशुओं में किस तरह की सर्जिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो अगला सवाल मैं देवेंद्र जी आपसे करना चाहूँगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बहुत ही समय संगत प्रश्न है ये कि वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं का देखभाल कैसे करें। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि दुधारू पशुओं में सबसे पहले वर्षा ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है उसके पहले टीकाकरण करा लेना चाहिए। अगर आप कुछ दो बीमारियां खास करके जिनका हम नाम लेते हैं, एक गलघोंटू होती है जिसको HS बोलते हैं और दूसरा BQ ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, ये दो बीमारियां, और साथ में एक और लगता है जिसको हम FMD मूंग पका या खुरपका बोलते हैं। इन बीमारियों का अगर टीकाकरण करा लेते हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व, मतलब अगर मैं कहूँ तो जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हम करा लें तो ये अच्छा रहता है। अगर ये करा लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ ये समय ऐसा होता है जबकि मक्खियाँ बहुत सारी होते हैं, किल्लियाँ लग सकती हैं, तो इनसे बचाना है क्योंकि इनके लगने से बहुत सारी और बीमारियाँ होती हैं। जैसे जिन बीमारियों को हम कहते हैं बबेसियोसिस है, थैलेरियोसिस है, या जैसे हम कहें खून में जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, और इसके कारण एक तो उनका उत्पादन भी कम होता है, दूसरा कई बार इन बीमारियों से जान जाने का भी खतरा आ सकता है। तो मुख्य रूप से एक तो बाहर के जो कीड़े शरीर पर लगते हैं उनका ध्यान रखना है, दूसरा टीकाकरण भी समय समय पर कराना है। तो अगला सवाल हम शशिकांत जी से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मछली पालन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। धन्यवाद मैडम। जैसे कि हमारे बीच आज के चौपाल में हमारे कृषक बंधुओं में मत्स्य कृषक ही आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये कई समय से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। और इनमें जो विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि मछली पालन के क्षेत्र में 2015 में जब से भारतीय शासन भारत सरकार द्वारा
मत्स्य संपदा योजना का एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का, जैसे कि आपने देखा होगा, बजट का प्रावधान रखा गया है। तो इससे ही हमको समझ में आता है कि हमारे फिशरी सेक्टर के लिए कितनी संभावनाएं हमारे देश में हैं। बस जो मेन समस्या है हमारे कृषक बंधुओं को तकनीकी ज्ञान का। अभी तक हमारे पास में जो मछली पालन का कार्य होता रहा है वो एक ट्रेडिशनल पद्धति से होता रहा है, जिसके कारण हम अपने जलीय क्षेत्र का समुचित उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम मत्स्य पालन के कोर्स जो हमारे चलाए गए हैं और जो तकनीकी ज्ञान हमने हमारे किसान बंधुओं को देना शुरू किया है, उससे निश्चित ही मैं समझता हूँ कि हमारा जो मत्स्य उत्पादन है वो विश्व में हम अधिक से अधिक करने में सक्षम होंगे। और आज वैसे भी हम विश्व में नंबर 2 पर हैं और इनलैंड वाटर में हम वैसे भी मछली पालन के क्षेत्र में हमारी जो प्रगति है बहुत अच्छी रही है और अच्छा इसमें संभावनाएं हमको किसान बंधुओं के लिए इसमें उपलब्ध है। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि विश्व में हम भी स्थान रखते हैं। और अभी अगला सवाल डॉक्टर सोना जी आपसे है। जैसा कि ये जो समय होता है जुलाई अगस्त का महीना मछली पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप हमें बताएं कि किस तरह से जो है ब्रीडिंग कराई जाती है और इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें आप। सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी कृषक बंधुओं का अभिवादन। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न मुझसे किया है कि ये जुलाई अगस्त 3 महीने जून के लास्ट से जुलाई अगस्त और सितंबर के कुछ दिन मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के इंडियन मेजर कार्प्स हैं उस समय ये ब्रीड करती हैं। और ये जो है इंडियन मेजर कार्प्स ये हमारी गंगा नदी की मछलियाँ हैं, परंतु इनको संरक्षित रख के भी हम इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। और ब्रीडिंग कराने का काम हमारे प्रक्षेत्र में किया जाता है और जितनी भी सरकारी और भी हमारी हैचरीज़ हैं वहाँ पे इनका ब्रीडिंग प्रजनन कराया जाता है। प्रजनन के उपरांत जो बीज हम मछली का पैदा होता है उसको हम अपने किसान भाइयों को देते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है कि जो भी किसान भाई के यहाँ अपनी हैचरी है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी ब्रीडिंग या प्रजनन का कार्य ये चालू करते हैं तो मुख्य रूप से उन्हें प्रजनक जो हमारे नर मादी हैं उनको देखना है कि वो स्वस्थ हो और मादी में वजन हो, और वो वजन किसका हो, अंडों का वजन होना महत्वपूर्ण है। अगर मादी स्वस्थ है, हेल्दी है और अच्छा उसमें वजन है, इसका मतलब उसमें अंडा भी अच्छा परिपक्व हमको मिलेगा। और वो अंडा जब हम प्रजनन के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें स्वस्थ और अच्छा बच्चा मिलता है। और ये बच्चा स्वस्थ और अच्छा क्या, वैसे हम कम जो केजी वाली मादी है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, परंतु अगर दुर्बल मादी को लेते हैं तो बच्चा भी दुर्बल होगा। अब दुर्बल बच्चा ग्रोथ जल्दी नहीं पकड़ेगा और हो सकता है वो मर भी जाए, परंतु अगर बच्चा हेल्दी होता है तो उसमें ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर प्रजनन कराते हैं तो जो नर मादी का सिलेक्शन होता है वो अच्छा करें, अच्छी स्वस्थ मादी और जिसमें कि वजन होता है उस मादी को चयन करें। और जिस भी अगर वो इंड्यूस ब्रीडिंग के माध्यम से यानी उत्प्रेरित प्रजनन द्वारा करा रहे हैं या कि वो नेचुरल ब्रीडिंग प्राकृतिक रूप से जो होती है वो करा रहे हैं, तो किसी भी माध्यम से कराएं और बीज अच्छा मिले। और बीज अच्छा जब मिलता है उनको तो ये भी आवश्यक है कि उनके भोजन पे अत्यंत ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बच्चा जब छोटा होता है तो प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता उनको ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चे से स्पॉन से लेके फिंगरलिंग तक हमको बच्चे को अच्छी देखभाल करना है ताकि वो स्वस्थ रहें और जल्दी ही वृद्धि करें, क्योंकि वृद्धि जल्दी करते हैं तो अच्छी वृद्धि के साथ में किसानों को उसके दाम भी अधिक मिलते हैं। डॉक्टर सोना जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी है। तो अभी हमारे बीच जो है शिव मोहन जी, जो कि एक फार्म मैनेजर हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं और बीज क्रय करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कहाँ से ये बीज क्रय कर सकते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तालाब प्रबंधन की जानकारी देना चाहता हूँ कि तालाब की तैयारी सबसे पहले कैसे करें। माँ
जुलाई और अगस्त इस समय बीज उपलब्ध हो जाता है, तो इसके पहले ही किसानों को अपने तालाब की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। तालाब की तैयारी में सबसे पहले अपने जो मिट्टी का और जल का प्रशिक्षण है वो सबसे पहले करवा लेना चाहिए, जो भी नज़दीकी प्रयोगशाला है, कि आपके तालाब में प्रयुक्त रूप से ऑक्सीजन है कि नहीं है, जो मिट्टी है वो पानी सोख रही है कि नहीं सोख रही है, उसमें सीपेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसका पीएच का जो मान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मछली पालन के लिए, तो उसकी पीएच की जांच करवा लें। उसके बाद आता है तालाब की गहराई, कि तालाब में पानी कितना रखना है। तो तालाब में हमेशा पानी 6 फीट या 2 मीटर होना ही चाहिए, चाहे गर्मी का माह हो चाहे बरसात का माह हो, 6 फीट पानी हमेशा होना चाहिए। उसके बाद तालाब में कुछ जलीय खरपतवार आ जाते हैं, उसका निष्कासन कर लेना चाहिए हमको। कुछ जलीय कीड़े आ जाते हैं, उसका भी निष्कासन करना चाहिए। अगर ये चीज़ें तालाब में रहेगी तो हमारी मछलियों के बीज को इससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद मत्स्य बीज की बात करते हैं, तो मत्स्य बीज में सबसे पहले 3 दिन का मत्स्य जीरा मत्स्य स्पॉन होता है। उसके संचय की दर की बात करें तो 50 लाख 1 हेक्टेयर में हमको संचय करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम मत्स्य फ्राई में, जो कि 1 से 2 इंच साइज़ का होता है। उसको अगर हमें संचय करना चाहिए तो उसकी दर होती है 30,000 से 50,000 पर हेक्टेयर। उसके बाद जो हमारे अंगुलिकाएँ फिंगर लिंस होती हैं, अगर हमको तालाब में वो संचय करना है तो वो करीबन 8 से 10,000 हमको तालाब में रखना चाहिए। अगर हम ये संचय करते हैं तो इसके बाद हमको इनको सप्लीमेंट्री फीड्स खिलानी पड़ते हैं, जो सरसों की खली, मूंगफली की खली, धान का कोड़ा, राइस ब्रान, ये सब हमको ऊपरी आहार के रूप में इनको देना चाहिए। तो शिव मोहन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो आप भी समझ चुके होंगे कि मत्स्य बीज कहाँ से खरीदें, क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह से उन्हें आहार दें। तो अगला सवाल जो है डॉक्टर शशिकांत जी, मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या सीमित क्षेत्र में मछली पालन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आज जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि अब मछली पालन में एक असीम संभावनाएं हैं, और यदि किसान भाई, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे पास में खेती का रकबा, पानी का रकबा कम होते जा रहा है, तो हम कम रकबे में भी मछली पालन कैसे हो, इसकी संभावनाएं भी हमारे वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा संभव हुआ है। जैसे कि पहले हम एक मानते थे कि 1 हेक्टेयर का यदि हमारे पास में तालाब है, और 1 हेक्टेयर के तालाब के हिसाब से ही हम पूरी गणना करते थे, और उसमें ही मछली का उत्पादन अपन मान के चलते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से इसमें तकनीकी में बहुत बदलाव आया है। हम 1 एकड़ के तालाब से लेके अधिक से अधिक जितने भी हमारे पास में तालाब है, उनके साइज़ के हिसाब से हम अपनी कृषि की, जो हमारी पालन की जो विधियां हैं, उसको अपना सकते हैं। यदि हमारे पास में इन व्यवस्थाएं भी नहीं हैं और ज़मीन में उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हम मछली पालन करना है, तो हमारे पास बायोफ्लॉक है, RAS सिस्टम है, ये नई पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम मछली का उत्पादन कम क्षेत्र में अधिक से अधिक कर सकते हैं। यदि हमारे पास में तालाब है तो तालाब का उपयोग तो हम वैसे भी 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसका हम मछली पालन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि छोटे तालाब हैं तो उसमें मछली बीज का एक प्रबंधन अच्छा करें, और वो मछली बीज भी हम बेच के एक समय से अपन पैसा कमा सकते हैं। तो कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का ये जो लक्ष्य रखा गया है, वो भी अपन इसमें संभव है। किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से आप सीमित क्षेत्र में भी मछली पालन कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। और अभी हमारे बीच शिव मोहन जी भी हैं, तो हम उनसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि सर, जो किसान भाई मत्स्य बीज खरीद कर ले जाते हैं तो उसके बाद उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि मत्स्य बीज ले जाते समय सबसे पहले उसके संचय का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अर्ली सुबह डालेंगे तो सबसे अच्छा होगा, और शाम के समय डालेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस समय तापमान कम होता है और ठंडे पानी में ही हमको मत्स्य बीज का संचयन करना चाहिए। क्योंकि मछलियाँ कोल्ड वाटर एनिमल होती हैं, अगर उनको थर्मल शॉक लगेगा, टेम्परेचर का शॉक लगेगा तो उनके बच्चे ख़त्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले समय का ध्यान रखना चाहिए, सुबह डालें और शाम डालें। उसके बाद होता है कि अनुपात जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा संख्या पे नहीं डालना चाहिए। अगर हम डालेंगे तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और प्रबंधन में हमको समस्या आने लगती है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 तरह का होता है, या तो हम ओपन सिस्टम में लेके जाते हैं या क्लोज सिस्टम में लेके जाते हैं। अगर हम क्लोज सिस्टम में लेके जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन और पानी दोनों के बराबर अनुपात में उसको लेके जाना चाहिए। तो शिव मोहन जी ने तो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि मत्स्य बीज को क्रैक करने के बाद आप किस तरह से उसमें सावधानी बरतें।
तो अभी हमारे बीच कुछ सफल किसान भाई भी हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका समाधान हमारे एक्सपर्ट्स उन्हें देंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगी। आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। जी, रवि बर्मन। रवि वर्मा जी, आपके पास कौन सी आप खेती करते हैं? जी जी, खेती करते हैं। रेहू, कतला, नरेनी सभी प्रकार की मच्छी डालते हैं हम लोग तालाब। आपके पास कितने एकड़ भूमि है? ये तालाब है हम लोग का, समिति है हम लोग की। जी, पूरा ताल समिति। हम लोग कार्य क्षेत्र गोकलपुर है, तो 100 एकड़ का तालाब है हमारा। तो आपका क्या सवाल है? मैम, हम लोग की जो तालाब है, हम लोग जो उसमें मच्छी डालते हैं, तो गर्मी में के समय में उनकी पीठ में ना गलने लगती है। तो वही सर से पूछना है हम लोग को कि वो क्यों होती है। तो डॉक्टर साहब इसका जवाब दें। आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है। गर्मी में आपने देखा होगा बहुत से तालाबों में मछलियों में चकत्ते की बीमारी देखने को मिलती है, और उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं जो जनरली अपन को सामान्यतः मिलती है। और ये पानी की कमी एक तो गर्मी में हो जाती है, क्योंकि जो पानी हमारे पास में बरसात में जो पानी रहता है उस समय तो आपका तालाब फुल रहता है, तो उस समय जो पानी ज़्यादा होने से पानी की गुणवत्ता में उतना असर नहीं होता और पानी भी साफ़ रहता है। लेकिन वही पानी गर्मी आते आते तक उसकी गुणवत्ता में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, पानी भी कम होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे बड़ी समस्या इसमें है, आपके जो क्षेत्र में जो तालाब है या आपका जो क्षेत्र है उसमें आसपास की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसका पानी आपके तालाब में आ रहा है, और वो पानी जो निस्तार का पानी आपके तालाब में आ रहा है वो एक प्रकार से पोल्यूटेड वाटर है, इसमें प्रदूषण युक्त वाटर है। आप यदि उसमें देखें तो उसके कारण आपके तालाब की गुणवत्ता ख़राब हो रही है। जब तालाब के पानी की गुणवत्ता ख़राब होगी तो निश्चित है कि उसका असर जो है हमारे मछलियों पे देखने को मिलेगा, और उस पर लाल रंग के चकत्ते जो आपको देखने मिलते हैं ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज़ जब इसमें उत्पन्न होगी तो उसके शरीर पे लाल रंग के पहले शुरुआत में चकत्ते देखने मिलेंगे, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी उसके बाद में ये फफोले का रूप धारण करेगी, और बाद में आपको मालूम होगा कि जैसे आपने अल्सरेटिव सिंड्रोम के बारे में जैसे आपने पहले अपन एक बार भुगत चुके हैं, और उसके बाद वो जो है उस क्षेत्र में गलन की समस्याएं भी अपने को मछली में देखने मिलेगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की गुणवत्ता को अपन को ध्यान में रखते हुए उसका निदान करना बहुत आवश्यक है। तो अभी एक बार फिर हम रुक करते हैं किसान भाइयों की ओर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं सुनील कश्यप, फूटा ताल, दुर्गा चौक। सरकारी समिति फूटा ताल गोकलपुर सरकारी समिति के सदस्य। तो मैं मछली बेचता हूँ। तो जब मैं मछली बेचने जाता हूँ सर, तो मेरे को सभी तरफी से मछली लाता हूँ। जब मछली वहाँ बेचते तो हमारी गोकलपुर की मछली सबसे पीछे हो जाती। शिकायत करते हैं लोग कि कहा भाई ये गोकलपुर की मछली तो नहीं है, तो हम उसको झूठ बोल के देते हैं कि ये गोकलपुर की नहीं है। तो हमारा आपसे निरोध है कि ये मछली का ऐसा कुछ उपाय करें कि जो दूसरे की मछली सबसे पहले बिकती है वो हमारे तालाब की सबसे आगे मछली बिके। तो उसका कुछ हमको ऐसा दवाई बताओ कि हमारी मछली आगे बिके। जैसे आपने फूटा ताल तालाब के आप सहकारी समिति के सदस्य हैं और कई वर्षों से आप लोग इस तालाब में काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पहले से विदित होगा कि आपके जो पूर्वज हैं जो पहले से शुरू से काम करते आए हैं, ये समस्या उनके सामने कभी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। और एक ज़माना था कि गोकुलपुर के तालाब की मछली लोग बहुत उससे ख़रीदते थे, नाम से ख़रीदते थे। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये जो समस्या आई है, ये 8-10 साल से जो समस्या आप कह रहे हैं ये आई हुई है। और उसका कारण मैंने अभी पहले ही एक चीज़ बताई कि क्या हुआ है कि पहले रांझी की जो बस्ती थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन आज वहाँ पे बहुत बड़ा आवासीय क्षेत्र हो चुका है। आवासीय क्षेत्र होने से क्या हो रहा है, 10 किलो मछली ले जाते हैं बाज़ार में बेचने के लिए। हम यहाँ से ख़रीदते गोकलपुर से। जब ख़रीद के बेचने जाते तो हमारी मछली नहीं बिकती सर। हमें है ना गोकलपुर के नाम से ग्राहक इतने वो हो गए हैं कि खाने छोड़ दिए। क्योंकि क्या है, देखिए वो बहुत छोटा तालाब नहीं है कि जिसको अपन मेंटेन कर सकें। वो वैसे भी बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है, लगभग 100 एकड़ से ऊपर की झील है वो, इतना 250 एकड़ की। आप ये बताइए ऐसे बड़े क्षेत्र में पानी को
ट्रीटमेंट करना या कि उसको करना संभव नहीं है। सिर्फ उसका पहला एक कारण ये है कि जैसे आप 10 साल के पहले आपकी जो चीज़ थी उसका संरक्षण करने के लिए हमको तो सिर्फ हमने एक ही सुझाव आपकी समिति वालों को कहा था कि जो पानी आपके तालाब में आ रहा है उसके ऊपर यदि हम प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र लगाते हैं और वो पानी साफ़ यदि हमारे तालाब में आता है तो ये समस्या का निदान हो जाएगा। क्योंकि जब यदि उसका ट्रीटमेंट यदि प्रॉपर हमारे संयंत्र में हो के पानी जाएगा तो पानी भी साफ़ रहेगा, और पानी साफ़ रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। क्षेत्र के जो भी पार्षद हैं या उनसे यदि ये करेंगे तो निश्चित इसका निदान होगा। डॉक्टर साहब, आपने एकदम सही समाधान बताया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल ही चुका होगा। तो चलिए एक बार फिर बढ़ते हैं किसान भाई की ओर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपका क्या सवाल है। हमारा एक सवाल ये है कि हम निषाद राजवंश के लोग हैं, मत्स्य प्रजनन का कार्य भी जानते हैं, रोहू कतला नरैनी तो खरीदते भी हैं, पालते हैं, परंतु एक बात का दुख है कि नर्मदा माँ के आंचल में जल में एक महाशेर मछली होती है, उसका प्रजनन के लिए आज तक क्यों नहीं खर्च किया जा रहा, अनुसंधान क्यों नहीं किया जा रहा। वो किंग ऑफ द फिश है, उसका प्राचीन काल की मछली है, उसके विषय में मैं निवेदन कर रहा हूँ। मारने में भी राष्ट्रीयकरण लगा, उसका प्रजनन करके उसका बढ़ाया जाए, लुप्त होने वाली है वो मछली अब। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर सोना जी आप इसका समाधान बताएं। आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पूछा है महासीर के ऊपर, और महासीर हमारी राजकीय मछली है। निसंदेह वो आज इस कगार पे पहुंच गई है कि विलुप्त होने की स्थिति उसकी बनी हुई है, क्योंकि वो विलुप्त होने की कगार पे इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि उसको प्रजनन के लिए महासीर, जिसको कि टॉरटॉर बोला जाता है, इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, पर मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर में जबलपुर जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे मध्य प्रदेश में टॉर प्रजाति मिलती है। और इस महासीर मछली का जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स उसके ख़त्म हो रहे हैं नर्मदा नदी के अंदर। अब इसके मुख्य कारण है कि जो मानवीय जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलते हैं उनमें से एक है रेत का उत्खनन करना। रेत जितना ज़्यादा निकाली जाएगी, मछली के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये मछली जो है जो उसका भोजन है वो पेरीफाइटॉन्स पे उसका भोज्य पदार्थ है। पेरीफाइटॉन्स जो कि किसी सतह पे लग के और उगते हैं, और अगर जिस भी मछली के भोजन का साधन उपलब्ध अगर नहीं होगा, ब्रीडिंग का प्रजनन का जगह उनकी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो निसंदेह वो मछली जो है विलुप्ति की कगार पे जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस पर कार्य नहीं हो रहा है, कार्य कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी राजकीय मछली को हम संरक्षित कर पाएँ, और कैप्टिविटी में संरक्षित करने में हम इसलिए उसमें असमर्थ है क्योंकि उस मछली का जो स्वभाव है वो स्वभाव ये है कि वो सिर्फ बहते पानी में ही पल सकती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए, और इस वजह से कहीं भी ऐसे पोखरों में तालाबों में हम उसको नहीं पाल पा रहे हैं। और उस पर भी काम चल रहा है कि कितना हम अगर छोटा बच्चा ला के भी थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं, और रेसवे सिस्टम जिनको बोलते हैं, जहाँ पे कि एक के बाद एक तालाब ऐसे या तो हम सीमेंट के बना लें या FRP के टैंक्स बना के और फ्लो थ्रू सिस्टम में अगर करते हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन उनको भरपूर मिल सके और बहते पानी का उनको एक आभास हो, वहाँ हम उनको पालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ आए और आपने हमारे एक्सपर्ट से बातचीत की। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, और चौपाल के अगले अंक में हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।